So moving on, second AC circuit is AC circuit containing inductor only. ओके, सो इस केस में हम एलिमेंट इंडक्टर ले रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सर्किट डायग्राम. सो सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दी है. एसी सोर्स के साथ इंडक्टर लगा दिया है एंड ये सोर्स क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. और इसी इक्वेशन को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1. ठीक है. अब देखो इंडक्टर है, इंडक्टर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. दो प्रॉपर्टीज, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन. बट यहाँ पर तो सिंगल कॉइल है, सिंगल इंडक्टर है. तो इस इंडक्टर को जब हम एसी सोर्स से लगाएंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. ठीक है. वो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने में कुछ टाइम लेगा, कुछ माइक्रो सेकेंड्स लेगा हम मान लेते हैं. उन माइक्रो सेकेंड्स में इसमें क्या होगा, फिर से वही स्टेप्स, करंट फ्लो करेगा तो करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो चेंज इन करंट, चेंज इन करंट के कारण चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज इन फ्लक्स. तो चेंज इन फ्लक्स के कारण उन माइक्रो सेकेंड्स में इस इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगी. ओके, इस इंडक्टर में क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ. उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन. ओके. सी, if I is instantaneous current through L at time t, then due to self-inductance an EMF is induced in the inductor which is opposite to the cause producing it. किसके अकॉर्डिंगली, लेंसेस लॉ के अकॉर्डिंगली. अभी तक हमने क्या किया कि इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्शन होगी, सेल्फ इंडक्शन के कारण EMF इसमें इंड्यूस होगी, मीन्स EMF प्रोड्यूस होगी. तो EMF प्रोड्यूस क्यों होगी, बिकॉज हम इंडक्टर को AC सोर्स के साथ, मीन्स इस EMF के सोर्स के साथ लगा रहे हैं. ठीक है. तो इसके कारण ही करंट आएगा, इसके कारण ही EMF इंड्यूस होगी, किसमें, इंडक्टर में. तो लेंसेस लॉ ने क्या बोला था, जो भी EMF इंड्यूस होगी वो अपने कॉज के ऑपोजिट है. हम मान लेते हैं स्मॉल e इज द इंड्यूस्ड EMF इन इंडक्टर. तो ये इंड्यूस्ड EMF इक्वल होगी माइनस ऑफ E के, जो EMF हमारा सोर्स है, ये सोर्स इसका कॉज है. तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि EMF इंड्यूस्ड अपने कॉज के ऑपोजिट होगी. ओके. एंड सेल्फ इंडक्शन में हम EMF का फॉर्मूला कर चुके हैं. वो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस L DI बाय DT. वहाँ E को मैंने दूसरा सिंबल दिया था. ठीक है. एज E इज इक्वल्स टू माइनस L DI बाई DT. ओके. ये E की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है. हमें करना क्या है, सेकेंड स्टेप, EMF गिवन है, करंट फाइंड करना है. बट हम अपने बेसिक्स साथ लेकर चलेंगे कि यहाँ सेल्फ इंडक्शन होगी तो EMF इंड्यूस होगी. तो लिख लिया, ये है इंड्यूस्ड EMF, ये वैल्यू E की यहाँ पुट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा, माइनस L DI बाई DT इज इक्वल टू ये चीज़ माइनस E. नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे और E की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से. तो क्या आएगा, L DI बाई DT इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. हमें निकालना क्या है, करंट. तो इस DT को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, L को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे. तो DI की वैल्यू आएगी कुछ हमारे पास. सो D लगा है, इंटीग्रेशन कर देंगे. ओके. सो वही किया है मैंने नेक्स्ट स्टेप में. DI हमें करंट चाहिए तो DI निकाल लिया, इज इक्वल्स टू E नॉट बाय L साइन ओमेगा टी और DT इस साइड आ गया. अब हमें टोटल करंट चाहिए तो इंटेग्रेट कर देंगे. इंटेग्रेटिंग अबव इक्वेशन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DI की ये वैल्यू यहाँ. ओके. सो जो कांस्टेंट है उसे इंटेग्रल से बाहर, E नॉट बाय L इज कांस्टेंट तो इंटेग्रल से बाहर. सो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू E नॉट बाय L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी DT. अब सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे हम साइन ओमेगा टी की. सी, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज ओमेगा टी. सो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज ओमेगा टी. एंड जो टी का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा, उससे डिवाइड कर दिया. ठीक है. एंड ये वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी.
ओके, सो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा। इस ओमेगा को हम इस साइड ले आएंगे, सो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, ये करंट की वैल्यू आई हमारे पास। सो इसे भी हमें याद रखना है, तो हम इसे स्टार लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। अब देखो हमारी करंट की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मींस जनरल इक्वेशन है, वो क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, बट ये तो वैसा बन रही रहा, यहाँ पर तो कुछ ये फॉर्म आ नहीं रही, तो हम कोस ओमेगा टी मीन्स माइनस कोस ओमेगा टी को चेंज कर देंगे साइन में। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, आई इज इक्वल टू जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, देखो ई नोट बाय समथिंग है, वैसे आना क्या चाहिए ई नोट बाय आर, आर के प्लेस में यहाँ क्या है ओमेगा एल। ठीक है, ई नोट बाय कोई भी वैल्यू है, ये क्या बन जाएगी आई नोट। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आई इज इक्वल टू आई नोट एंड कोस ओमेगा टी को साइन में चेंज कर दें, बिकॉज हमें जनरल नोटेशन चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सो ये है हमारी करंट की वैल्यू। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब पहले आई नोट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई नोट की वैल्यू क्या थी, ई नोट बाय ओमेगा एल। अब ओमेगा एल को हम एक यहाँ वेक्टर में लिख रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, सो मैंने इसे लिख दिया है ई नोट बाय एक्स एल। ओके, वेयर एक्स एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेसिकली ये क्या है, ये ऑपोजिशन है जो इंडक्टर दे रहा है। ठीक है, वैसे हमें पता है टर्म आनी चाहिए थी ई नोट बाय आर, रेजिस्टर आना चाहिए था। रेजिस्टर क्या होता है, ऑपोजिशन, बट रेजिस्टर का काम यहाँ कौन कर रहा है, ये ओमेगा एल। इसे हमने एक नाम दे दिया एक्सएल। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है, नॉन रेजिस्टिव, मीन्स ये रेजिस्टर नहीं है बट इसका काम रेजिस्टर वाला ही है। ये क्या दे रहा है, ऑपोजिशन, किसे, करंट को। ठीक है, तो एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, वो मैंने यहाँ ही बता दी है आपको। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन है और ईएमएफ की इक्वेशन में यहाँ लिख रही हूँ, वो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो अब ईएमएफ एंड करंट में फेज डिफरेंस आ रहा है कितना, सी ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट करंट चल रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मीन्स करंट जो है वो ईएमएफ से पीछे है, बिकॉज यहाँ माइनस लगा है। कितना पीछे है, पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। ओके, तो फेज डिफरेंस कितना आया, माइनस पाई बाय 2 का। सो लास्ट में मैंने वही लिखा है, कंपेयरिंग 1 and 2 इट इज क्लियर दैट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर करंट लैग्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2। मीन्स करंट पीछे है ईएमएफ से कितने डिग्री से, या 90 डिग्री से, मीन्स पाई बाय 2 से। ओके, सो फेज डिफरेंस पाई कितना है, माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। करंट की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है। सो फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस है हमारे पास माइनस पाई बाय 2 का। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, फेजर ईएमएफ का। वो क्या है, ई नोट, वेक्टर क्वांटिटी है, फेजर है, कितने एंगल पर होता है, हमेशा ही ओमेगा टी। तो हम ड्रॉ कर देते हैं, ये है फेजर ई नोट। ओके, कितने एंगल पर, ओमेगा टी। ठीक है, अब इसके बाद हमें करंट का फेजर ड्रॉ करना है। करंट क्या है, 90 डिग्री पीछे, किससे, ईएमएफ से। तो 90 डिग्री, इस ईएमएफ का 90 डिग्री पीछे की तरफ, बिकॉज माइनस करनी है वैल्यू, इस साइड होगा। ओके, देखो इन दोनों में एंगल कितना है, ये फाई कितना, 90 डिग्री, माइनस पाई बाय 2 लिख दिया मैंने पाई के फॉर्म में। सो ये आई नोट है, हो गया, फेजर डायग्राम बन गई। अब क्या लेंगे हम, प्रोजेक्शन। तो आई नोट की प्रोजेक्शन यहाँ आएगी, ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, एंड ईएमएफ की प्रोजेक्शन भी
ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और इन दोनों में ये क्या है, फेज डिफरेंस कितना है, -π/2 या 90 डिग्रीज। ओके, सो फेजर डायग्राम हमारी हो चुकी है। अब हम ड्रॉ करेंगे वेरिएशन ऑफ करंट एंड ईएमएफ। अब इसमें सबसे पहले ईएमएफ की वेरिएशन शो कर देंगे हम। ईएमएफ किसका फंक्शन है, साइन का, बिकॉज E इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो देखो ईएमएफ का फंक्शन हो गया, ये ईएमएफ है, तो ये वैल्यू पीक वैल्यू E0 एंड इसे लिख देते हैं, ये है ईएमएफ E। अब करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है, बट 90 डिग्री पीछे मीन्स ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो उसके लिए अभी मैंने आपको एक इक्वेशन मार्क करवाई थी स्टार, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वेव फॉर्म आपको ड्रॉ करनी है, साइन या कोसाइन की। सो यहाँ से आप देख सकते हैं करंट किसका फंक्शन आ रहा है, कॉज का, बट कहाँ से, माइनस कॉज का। तो हम कॉज की वेरिएशन ड्रॉ करेंगे, मीन्स कॉज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बट माइनस से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सी कॉज का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कॉज 0 पर कॉज कितना होता है 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट हमें ग्राफ प्लॉट करना है माइनस कॉज का, तो हम यहाँ से कहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ग्राफ क्या बन जाएगा, सी हो गया, ये कंप्लीट साइकिल। ओके, ये वेरिएशन हमारी करंट की है, ये पीक वैल्यू I0, और ये वेरिएशन करंट की है, और ये नेगेटिव यहाँ से क्यों स्टार्ट किया है, बिकॉज ये जो फेज डिफरेंस है वो किसका है, -π/2 का। ओके, सो वेरिएशन हो चुके हैं। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम रजिस्टर लगाते हैं एसी सर्किट में तो फेज डिफरेंस नहीं आता, बट अगर इंडक्टर लगाएं तो फेज डिफरेंस आता है, कितने का, -π/2 का, मीन्स करंट ईएमएफ से पीछे है, -π/2। ठीक है, तो वो हमने वेरिएशन में शो कर दिया, फेजर डायग्राम में शो कर दिया। अब क्वेश्चन आता है क्यों पीछे है, तो आंसर इज सिंपल, इंडक्टर लगाया था तो सेल्फ इंडक्शन के कारण ये करंट लैग करता है, मीन्स करंट से पीछे है π/2। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर करंट ईएमएफ से पीछे है मीन्स ईएमएफ करंट से आगे है 90 डिग्री। ओके, या π/2। सो नाउ हमने एक न्यू टर्म यहाँ मेंशन की थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL सिंबल। ठीक है, सो इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो ये ऑपोजिशन है, मीन्स ये एक रेजिस्टर की तरह है, ये भी करंट को ऑपोजिशन ही देती है। ठीक है, सो इसे ही बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड मेन पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ इफेक्टिव ओनली इन AC। ये इफेक्टिव है ऑल्टरनेटिंग करंट में, मीन्स डायरेक्ट करंट में ये इफेक्टिव नहीं है। क्यों, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सो कॉज ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, कॉज क्या है, जो मैंने आपको बता दिया है, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, अब मैंने एक लाइन अभी अभी आपको रीड करवाई कि XL इफेक्टिव है AC में, तो हम इसका बिहेवियर देख लेते हैं। सो बिहेवियर ऑफ XL मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इन AC एंड DC। ओके, केस 1 होगा हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज इक्वल टू न्यू, हम मान लेते हैं AC की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो XL का फॉर्मूला क्या है, XL इक्वल है ओमेगा L के। अब हम ओमेगा को चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π न्यू, सो XL कितना आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 2π न्यू इंटू L। क्लियरली XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मीन्स हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मोर इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, मीन्स जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप ऑल्टरनेटिंग करंट की लोगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस, मीन्स ऑपोजिशन। तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट में ये इफेक्टिव है।
ओके, अब डीसी का केस डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 डीसी के लिए। अब आपको पता है डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। सो एक्सएल की वैल्यू है 2 पाई न्यू एल। सो न्यू 0 तो एक्सएल 0। इट मीन्स जो इंडक्टर है वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी को। मीन्स डीसी के लिए इंडक्टर कोई भी ऑपोजिशन ऑफर कर ही नहीं रहा। मीन्स डीसी ईजिली पास कर सकता है इंडक्टर के थ्रू, बट एसी जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज कर दोगे उतनी ही ये ऑपोजिशन देगा। ओके, सो मैंने नोट में लिखा है डीसी कैन ईजिली पास थ्रू इंडक्टर। ओके, मीन्स डायरेक्ट करंट ईजिली पास कर सकता है इंडक्टर में से। सो यहाँ से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सएल का बिहेवियर बताएं एसी एंड डीसी के लिए। ठीक है, तो आपको ये स्पेशल केसेस करने हैं 1 and 2। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।